हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं एमपीपीएससी सेट यानी एमपीपीएससी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2025 का कंप्लीट पेपर। ठीक है, तो देखो इसमें हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो एक कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, जिसके अंदर आपको पता है कि 1 से लेके 50 तक जो क्वेश्चन होंगे वो जनरल स्टडीज के लिए होंगे, जो सबके लिए कॉमन होते हैं। सो ये वाला पार्ट हम इग्नोर करेंगे, इसको हम पार्ट 1 कहते हैं। ठीक है, और जो हमारा कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड पेपर है वो 51 क्वेश्चन से स्टार्ट होता है और 150 क्वेश्चन पे खत्म होता है, जहां आपके पास 100 क्वेश्चन होंगे, है ना। और ये इसका बिल्कुल सेम एज इट इज पैटर्न होता है यूजीसी नेट जैसा। ठीक है, बट जो एमपी सेट में हम बात करते हैं तो यूजीसी नेट में थोड़ा न्यूमेरिकल्स कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वहीं अगर मैं एमपी सेट की बात करती हूँ तो यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा सा थ्योरेटिकली और डीपली पूछे जाते हैं। ठीक है, सो इसको क्लियर करने के लिए आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होनी चाहिए, जिसके लिए आप स्टैंडर्ड बुक को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो मैं आपको जब स्टार्ट कर रही हूँ तो 51 क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, तो ये हमारे लिए है। ठीक है, तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारा 51 विच इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज नॉट इक्विवेलेंट टू दिस। ठीक है, आपको ये बाई कंजक्शनल का जो हमको दे रखा है साइन, आपको बताना है कि कौन सा इसके इक्विवेलेंट नहीं है। नोट जरूर देके कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमको खाली इसको इग्नोर निकालना है इन सबको। आप इसको पूरी तरीके से ट्रूथ टेबल से भी सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आपको डायरेक्ट भी पता है तो हम जानते हैं कि अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये इसके बिल्कुल एज इट इज इक्वल आएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, सेम एज इट इज ये भी ठीक है। अब आपको एक चीज समझ में आ रही है कि जो हमारे पास कंजक्शन होता है वो सही होता है, लेकिन डिसजक्शन यहाँ पर अलाउ नहीं होता है। ठीक है, सो दिस इज द रॉन्ग, है ना। बाकी सेम है ये दोनों, तो ए और सी में कंफ्यूज नहीं होना है। और वहीं अगर बात करते हैं इसकी, तो ये भी एक्सनोर है, लेकिन ये एक्सोर है ना। तो आप जब इसको ट्रुथ टेबल से सॉल्व करोगे तो आप इसको इजिली कैलकुलेट कर सकते हो कि इट इज नॉट इक्वेलेंट टू दिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, given a set of 15 integer आपको given है, what is the minimum number of integer you need to select a guarantee that at least 2 integers have the same remainder when divided by 5। ठीक है, आपको 15 सेट का इंटीजर गिवन है, आपको मिनिमम नंबर ऑफ इंटीजर्स बताने हैं और बताना है कि हम एटलीस्ट 2 इंटीजर्स की गारंटी देते हैं। ठीक है, और वो किससे डिवाइड होगा, 5 से। तो यहाँ पर आपको सॉल्व करने के लिए पिजनहोल प्रिंसिपल्स का फंडा यूज करना पड़ेगा। और पिजनहोल प्रिंसिपल का फंडा क्या कहता है कि अगर आपके पास n ग्रुप्स या n होल्स होते हैं टू गारंटी दैट एटलीस्ट 2 ऑब्जेक्ट आर इन द सेम ग्रुप, है ना। यानी कि मान लो कि हमारे पास अगर हमारे पास 5 होल्स है जो पिजन, और हमारे पास 6 पिजन है ना, क्योंकि इसमें हमेशा एक एक्स्ट्रा पिजन होते हैं। तो अब अगर एक पिजन इस हॉल में है, दूसरा इस हॉल में, तीसरा इस हॉल में, चौथा इस हॉल में, और फिर एक और कहाँ जाएगा। तो यही बात ये पिजन प्रिंसिपल कहता है कि अगर हमारे पास n ग्रुप्स होते हैं तो वो एक गारंटी देता है कि भाई एटलीस्ट 2 पिजन जो होंगे वो एक ग्रुप में होंगे या एक होल में होंगे। तो इस लास्ट वाले में हम 2 पिजन्स को अलाउ कर देंगे। तो हमको क्या होगा, यू नीड टू बी n+1। ठीक है, यानी हमारे पास n ऑब्जेक्ट हैं या n होल्स है, तो हमारे पास पिजन जो होंगे वो उससे एक ज्यादा होंगे। ठीक है, तो ग्रुप्स इज इक्वल टू पॉसिबल रिमाइंडर्स कितने हो जाएंगे, तो हमारे पास टोटल कितने डिवाइडेड कितने थे, 5 थे, है ना। तो 5, और अगर हम इसमें एक ऐड कर रहे हैं जो कि हमारा फॉर्मूला है, दैट इज वाई कि 5 इज इक्वल टू 6, है ना, मतलब 5 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 6। दैट वाई करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, है ना। तो ये सारी चीजें हो रही है, तो बस आपको पता करना है कि हम एग्जैक्टली क्योंकि ये जो एटलीस्ट 2 इंटीजर जो है वो सेम रिमाइंडर में, तो ये डेफिनेशन है, इट इज अ डेफिनेशन ऑफ द पिजनहोल प्रिंसिपल डायरेक्टली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 53, इन अ पॉजिटिव वेटेड अनडायरेक्टेड ग्राफ आपको दे रखा है V और E, यानी V मतलब वर्टाइजेस, E मतलब एजेस, है ना। डिनोटेड द नंबर ऑफ एजेस एंड वर्टाइजेस मैं आपको बता चुकी हूँ। व्हाट वुड बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम द सिंगल सोर्स टू ऑल द वर्टाइजेस यूजिंग डिजिक्स्ट्रा। हम डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम को यूज करेंगे और हमको क्या फाइंड आउट करना है, शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, और एक और चीज बोली कि इंप्लीमेंट यूजिंग द बाइनरी हीप, आपको बाइनरी हीप को यूज करना है फॉर प्रायोरिटी क्यू इंप्लीमेंटेशन। सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस डिजिक्स्ट्रा को याद रखना है। और देखो अगर हम डायरेक्टली भी देखें, हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को जानते हैं, डिजिक्स्ट्रा में हमने पढ़ा है, मतलब डेटा स्ट्रक्चर में हमने इजीली इसको सॉल्व किया है। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि हमेशा जब भी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं तो ये बाइनरी हीप वगैरह सब कंफ्यूजिंग पॉइंट है कि आपको कंफ्यूज करते हैं, बट हमको कंफ्यूज नहीं होना है। डायरेक्टली आप इसको O E log V, ये डायरेक्टली ही कॉम्प्लेक्सिटी होती है हमारे डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम में। ठीक है, तो दैट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 54,
फॉर गिवन अनडायरेक्टेड ग्राफ आपको गिवन है, वी मतलब वर्टाइसेस, ई मतलब एजेस, ठीक है। E इज द सेट ऑफ पॉसिबल इंटरकनेक्शंस बिटवीन द पेयर ऑफ वर्टाइसेस, वही एक तरह से एजेस की डेफिनेशन है। वेयर अमोंग फॉलोइंग इज ट्रू इन द स्पैनिंग ट्री, हमको स्पैनिंग ट्री के लिए ट्रू बताना है। तो सिंपल सी बात है, आप यहाँ से स्पैनिंग ट्री की डेफिनेशन सीखोगे। स्पैनिंग ट्री एक ऐसी ट्री होती है जहां पर साइक्लिंग एंड कनेक्टेड सब ट्री ऑफ जी इज कंसिस्टिंग ऑल वर्टाइसेस एंड सबसेट ऑफ ई, है ना। स्पैनिंग ट्री क्या होती है कि सारे जो वर्टाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड हो, लेकिन एक चीज याद रखना है कि हमको एजेस को मतलब इस तरीके से कनेक्ट करना है कि एक मतलब एक ग्राफ ना बने, साइक्लिक होगा बट ग्राफ नहीं होना चाहिए, ठीक है। सच रिमेन्स कनेक्टेड बाय एजेस ऑफ टी, ठीक है। सो दैट इज द करेक्ट अबाउट द स्पैनिंग ट्री। और स्पैनिंग ट्री आप जानते हो कि लाइक अगर मैं स्पैनिंग ट्री को सिंपली डिफाइन करूँ, लाइक हमारे पास अगर हमारे पास इस टाइप का कुछ ग्राफ या ट्री है, ठीक है, तो आप इसको, ये कनेक्टेड है और ये पूरी तरीके से क्लोज्ड है, हमको स्पैनिंग ट्री निकालनी है, तो हम क्या कर सकते हैं, लाइक कि दिस इज द, ठीक है, ये इसके लिए स्पैनिंग ट्री हो जाएगी। एक एजेस हम इसमें से रिमूव कर देंगे, ठीक है, फिर हम इधर से हम इस टाइप से इसको बना सकते हैं। तो इस टाइप से आप स्पैनिंग ट्रीज इसके निकाल सकते हो, ठीक है। सो दैट इज वाई की करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। द बुलियन फंक्शन आपको गिवन है दिस, ठीक है, और आपको इसको सॉल्व करके बताना है कि कौन सा इसके इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ, दिस इज कॉल्ड द डी मॉर्गन्स लॉ, कि अगर आपके पास ए बी और उसका फुल बार है तो आप उसको ए और साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि हम बार को सेपरेट कर रहे हैं, मतलब कॉम्प्लीमेंट को हटा रहे हैं। तो कॉम्प्लीमेंट को आप जब तोड़ोगे ना, तो आपका जो प्लस है वो डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर डॉट है तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिंपली पहले बस हमने क्या करा है, डी मॉर्गन्स लॉ को यूज करके इसको इसमें कन्वर्ट किया है, और डी मॉर्गन्स लॉ को यूज करके हमको इसमें इसको कन्वर्ट किया है। क्लियर है। अब आप क्या करोगे, आप सिंपली इसको यहाँ लिख दो, है ना। अब अगर आप यहाँ देखो तो देखो ए प्लस बी की जगह हमने क्या लिखा, ए डॉट बी बार, है ना। कहाँ से आया है, क्योंकि हम इसको डी मॉर्गन्स लॉ के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बीच में डॉट है, मल्टीप्लीकेशन का साइन है, और जहां पर डॉट था वहां प्लस आ गया है, सिंपली इंटरचेंज हो गया है जस्ट बिकॉज ऑफ डी मॉर्गन्स लॉ। आपको लिखना पड़ेगा कि आपने कौन सा फॉर्मूला या कौन सा फंडा यूज किया है, ठीक है। अब देखो, अब क्या करेंगे, हम सिंपली इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूशन लो भी हम बोल सकते हैं, है ना। तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अगेन ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट और फिर बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। एक बार इसके साथ सॉल्व करेंगे, एक बार इसके साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास टोटल कितने, दो हमारे पास फंडे आ गए। अब एक चीज देखो यहाँ से, इसके बाद ये अगली स्टेप कहाँ से आएगी, इसके बाद ये स्टेप कैसे आएगी, तो देखो ए बार बी बार ए, है ना, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट, तो जो रिपीटेड है आप उसको एक बार लिख दो, ए कॉम्प्लीमेंट आ गया, और बी एज इट इज सेम, बी वो कॉम्प्लीमेंट दो बार आ रहा है तो वो रिपीटेड है, आप उसको एक बार लिख दोगे, ठीक है। दिस इज ऑल्सो अ लॉ कि अगर दो सेम होते हैं तो हम उसको सेम टू सेम एज इट इज लिख देते हैं। क्लियर है। अब आपको एक चीज दिख रही होगी, ए डॉट बी और ए डॉट बी ये भी एक सेम है और ये भी सेम है, तो हमको दो बार लिखने की नीड नहीं, हम इसको एक बार लिख सकते हैं। इसमें आप ऐसा मत कर देना कि भाई टू ए बार बी बार लिख दिया, ये गलत हो जाएगा, है ना। दिस इज अगेंस्ट टू रूल ऑफ बुलियन एल्जेब्रा। सो बस यही है कि अगर सेम होता है तो उसको टू बार नहीं लिखते, हम उसको सिर्फ एक ही बार लिखते हैं, और दैट इज वाई की करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बार डॉट बी बार, है ना। यहाँ पर अगर अभी तक कुछ नहीं चल रहा है, मतलब क्या डॉट ही चल रहा है, सिंपल, ठीक है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। तो हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें आपको पी ए की वैल्यू गिवन है, ठीक है, और पी बी ए की वैल्यू गिवन है, ठीक है, और यहाँ पर पी बी की वैल्यू गिवन है। पी इज द प्रोबेबिलिटी वेयर वैल्यू ऑफ ए इज ए बिलोंग्स, मतलब ए डिवाइड बी यूजिंग बाइस थ्योरम, हमको फाइंड आउट करनी है। आपको फॉर्मूला पता है तो आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे। बाय द वे फॉर्मूला होता है पी ए बी, पी बी ए इंटू पी ए डिवाइड बाय पी बी, ठीक है। ये फॉर्मूला है ना, डायरेक्ट कैलकुलेट करवा देगा, और आपको बस याद होना चाहिए दिस इज कॉल्ड बाइस थ्योरम, ठीक है। अब आपको सारी वैल्यू गिवन है, पुट कर दो। बी ए की वैल्यू दे रखी है 0.5, पी ए की वैल्यू आपको गिवन है 0.6 डिवाइडेड बाय 0.4, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट करोगे, है ना, सॉल्व करोगे तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 0.75, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। इन हाउ मेनी वेज यू कैन डिस्ट्रीब्यूट 7 डिफरेंट बुक्स, है ना, टू 4 डिफरेंट शेल्स सच एज अ शेल्फ हैज। तो देखो अगर आपके पास, अगर हम बात करें कि कितने तरीके हैं आपके पास 7 डिफरेंट बुक्स और 4 डिफरेंट इसको शेल्फ में रखने के, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो नन ऑफ दिस है, क्योंकि आंसर मैच नहीं कर रहा है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। फॉर अ गिवन रिलेशन आर द रिलेशन इज द सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू द रिलेशन आर। आप जानते हैं कि अगर हम बात करें, अगर कोई रिलेशन है जो सिमेट्रिक है, एंटी सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है ना, तो दैट इज कॉल्ड द इक्विवेलेंस रिलेशन। और आप जानते हैं कि एक एम्प्टी रिलेशन इज ऑल्सो अ इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। सो एक रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव होगा, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है ना, क्योंकि हम सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की बात कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे रिलेशन इज कैन नॉट बी डिफाइंड, क्यों नहीं भी डिफाइंड होगा, क्योंकि अगर एम्प्टी रिलेशन है तो वो ये तीनों प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा, सिंपल, ठीक है। कंप्लीट का यहाँ पे कोई रूल नहीं है। सो दैट इज वाई करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, कॉम्प्लिकेटेड, बट स्टिल हम इसको थोड़ा सा समझ लेंगे। तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर, ए फार्मर हैज अ 20 हेक्टर्स ऑफ लैंड, उसके पास 20 हेक्टर लैंड है, फॉर ग्रोइंग पेडी क्रॉप। पेडी मतलब मक्के की, धान की फसल, ठीक है। पेडी मतलब धान और मेज मतलब मक्के की क्रॉप। द फार्मर हैज डिसाइडेड कि हाउ मच इच टू ग्रो, मतलब वो कैसे उसको बढ़ाएगा। कॉस्ट पर हेक्टर फॉर पेडी, मतलब पेडी यानी खान, धान की खदान के लिए, धान की उसके लिए कितने हेक्टर की उसको कॉस्ट कितनी आ रही है, 30 रुपीज, ठीक है। और मक्के के लिए कितनी आ रही है, 20 रुपीज, क्लियर है। फार्मर का बजट कितना है, 480 रुपीज का टोटल, ठीक है। आपको इन सभी को याद रखना इंपॉर्टेंट है। पैडी यानी धान की जो क्रॉप है उसके लिए एक मतलब 1 मैन डे पर हेक्टर चाहिए, यानी 1 हेक्टर के लिए मतलब पर हेक्टर के लिए उसको 1 इंसान चाहिए, ठीक है। और मेज के लिए उसको, मतलब मक्के के लिए उसको 2 मैन्स डेज पर हेक्टर चाहिए। देयर आर 36 मैन्स आर अवेलेबल, है ना। ऑब्वियसली 30 डेज होते हैं एक महीने में, लेकिन हमारे पास 36 मैन्स अवेलेबल है। प्रॉफिट ऑन द पेडी क्रॉप, अब प्रॉफिट भी बता रखा है कि धान की जो खदान है, उस धान की जो क्रॉप है उसके लिए 100 पर हेक्टर उसको प्रॉफिट होता है, और मेज के लिए उसको 120 होता है, ठीक है। तो हमको फाइंड ऑफ द नंबर ऑफ हेक्टर्स ऑफ ईच क्रॉप फार्मर शुड सो टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, है ना। तो वो कितना उसको, मतलब कितनी फैक्टर जो है उसको कितना लाभ मिलेगा। देखो किसान को अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए प्रत्येक फसलों को के लिए हेक्टर्स की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमको मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, बहुत सिंपल है। इट्स नॉट लाइक कि हमको सभी चीजें निकालनी है, हमको बस फिजिबिलिटी चेक करनी है। सो सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ पहले ऑप्शन की, तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट आंसर है। तो हम थोड़ा सा या तो फिर इसको देख लेते हैं भले ही। देखो प्रॉफिट निकालने के लिए आपको सबसे पहले चीजें पता होनी चाहिए कुछ। मैं आपको ये थोड़ा सा यहाँ पे साफ कर देती हूँ, रिमूव कर देती हूँ, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, है ना। तो अब देखो अगर हम यहाँ पर बात करें हमारे 100 की, मतलब 100 यहाँ पर क्या है हमारे पास, पेडी के प्रॉफिट, तो हम 100 की बात कर रहे हैं। 4 क्या है यहाँ पे, तो जो ऑप्शन में दे रखा है 4 हेक्टर, तो हम वही एज्यूम करेंगे, ठीक है। और 120 किसके लिए दे रखा है, क्योंकि इतने हेक्टर 4 के लिए पेडी दे रखा है, तो हम जहां पर 100 हमारे लिए पेडी है, तो उसी में हम 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस प्लस क्या हो जाएगा, 120 के साथ हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 16, क्योंकि हमारे ऑप्शन में वही है। हम ऑप्शन से ही सॉल्व करेंगे, सिंपल, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 400, और 120 को सॉल्व करोगे इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 1920। जब आप इसको सम करोगे तो आपका आएगा 2320। ये मैक्सिमम अमाउंट है ना। अब अगर मैं आपको सेम इसी के रिलेटेड है, क्योंकि डी वाला भी सेम एज इट इज होगा। तो देखो 400 है प्रॉफिट, पैडी के लिए 100 था, 6 हमको ऑप्शन में दे रखा था, इसलिए हम यहाँ पे 6 लेंगे, ठीक है। 120 एज इट इज, क्योंकि मेज के लिए 120 गिवन है ना। और यहाँ पर एक चीज देखो, 14 कहाँ पर है, ये रहा 14 आपको गिवन है, तो आपने 14 ही एज्यूम किया। आप इसको सॉल्व करोगे तो 6 में 100 का मल्टीप्लाई 600, और 120 में 14 का मल्टीप्लाई, दैट इज गिव अस 1680, ठीक है। तो जब आप इसको सम करोगे तो 2280, है ना। तो आप जानते हो 2280 इज मिनिमम देन 2320, है ना। 23,020 मतलब, ठीक है। तो ये दे रखा है आपको, तो ये मैक्सिमाइज हो जाएगा और ये मिनिमाइज, दैट इज वाई कि डी इज नॉट करेक्ट फॉर अस, ठीक है। अब मैं आपको बी और सी बताती हूँ कि ये इनकरेक्ट क्यों है। क्योंकि देखो अगर 6 हेक्टर्स है तो 15 है, तो 6 और 15 को जब आप सम करोगे, है ना, तो इसका ग्रेटर आएगा इक्वल, है ना, मतलब 21 आ जाएगा। और 21 हमको चाहिए नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके पास सिर्फ 20 ही है रुपीज, ठीक है। तो इसीलिए ये इनकरेक्ट हो जाएगा। आपको मेज के लिए कितने चाहिए, 20, ठीक है, लैंड के लिए, ठीक है। यहाँ पर ये 20 हेक्टर, सॉरी यहाँ पर मेज के लिए नहीं, ठीक है। देखो अगर उसने बोला है आपके पास कितने 16 और 6
और 15 कितना हो गया 21, और आपके पास ऑलरेडी कितने सिर्फ 20 हेक्टेयर ही गिवन है, तो 21 तो ग्रेटर हो जाएगा ना 20 से। आप वही 16 और 4 को प्लस करो, कितना होगा 20, बिल्कुल करेक्ट है। 16 और 14 को प्लस करो 20, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं तो 18 और 20, ये 20 तो हो रहा है, ये फिजिबल है, लेकिन अब लेबर की बात कर लेते हैं। तो जब आप लेबरिटी निकालोगे तो यहाँ पर आप 2 ले, ठीक है, 2 इंटू 2 प्लस 18, ठीक है, तो कितना आएगा 38, और आपको टोटल लेबर्स कितने दे रखे हैं 36 मेंस, ठीक है। और अगर यहाँ पे 38 आ रहा है तो ये तो वैसे भी इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि आपको जो लेबर्स यानी जो पर्सन्स दे रखे हैं वो 36 से ग्रेटर नहीं होने चाहिए, दैट इज द करेक्ट। तो यहाँ से आप फिजिबिलिटी चेक कर सकते हो। मैं मानती हूँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, बट इस टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं, और ये एलपीपी का पार्ट है यानी लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, which one of the following points lines with the feasible reason of the following constraint? सेम एज इट इज, आपको बस कुछ नहीं करना है और फिजिबिलिटी चेक करनी है। तो आप इसमें वैल्यू पुट करोगे, पहला ऑप्शन ए ऑप्शन रखोगे इन दोनों में, तो जैसे आप इसमें ऑप्शन रखोगे तो आपका जो आंसर आएगा 5 वो है तो फिजिबल है, क्योंकि 5 जो है वो लेस देन है 10 से, ठीक है, तो इसीलिए ये करेक्ट हो जाएगा, है ना, ये वाला, ठीक है। अब 2 भी रख के देख लेते हैं, तो जब आप इसको 2 रखोगे तो 3 इंटू, पहले आप इसमें x1 की जगह 1 रखोगे और यहाँ पर 2 रखोगे, ठीक है, तो इसको जब आंसर करोगे तो 5 आएगा, तो क्या ऑब्वियसली 5 इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू 15, ठीक है। लेकिन वहीं अगर आप जब 5 और 5 रखोगे तो आप 5 और 5 रखोगे तो ये हमेशा ऑब्वियसली, क्योंकि सम हो रहा है यहाँ पे माइनस नहीं हो रहा है, तो ये 15 आ रहा है, और 15 जो होगा वो ग्रेटर होगा ना कि लेस होगा, है ना, तो हमारी कंडीशन डिससेटिस्फाई कर जाएगी। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इसकी तो 15, अगर मैं पहला ही ऑप्शन चेक करूंगी तो 15 आएगा, 15 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 10, है ना, तो ये वाली जो कंडीशन है सेटिस्फाई नहीं कर रही है, दैट इज वाई इट इज नॉट फिजिबल। सेम एज इट इज यहाँ पर अपन इसको जब सॉल्व करेंगे, इसको जब पुट करेंगे इसमें इन दोनों वैल्यूज में, तो ये हमें 11 देगा विच इज नॉट इक्वल टू 10, ठीक है। और यहाँ पे डी, तो जो डी जब आप सॉल्व करोगे डी वाले ऑप्शन को, तो 6 और 1 पहली कंडीशन में वो 8 देगा, है ना, जो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन जब दूसरी कंडीशन में आप पुट करोगे तो वो 19 दे रहा है विच इज नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। सो दैट इज वाई की करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मिनिमम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61, विच वन ऑफ द एलिमेंट इज आर नीडेड टू करेक्ट डिटरमाइन बिहेवियर ऑफ द सिक्वेंशियल सर्किट? सिक्वेंशियल सर्किट के जो बिहेवियर हैं वो हैं स्टेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप, यस ट्रू, इनपुट ओनली और आउटपुट ओनली यानी ऑल ऑफ द अबाउट। तो यस दिस इज ट्रू कि सीक्वेंशियल सर्किट ये सारी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 62, बुलियन अलजेब्रा इज आल्सो कॉल्ड एज स्विचिंग अलजेब्रा, है ना, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, बुलियन अलजेब्रा को हम स्विचिंग अलजेब्रा भी बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द RISC, ठीक है। RISC प्रोसेसर मतलब RISC का फुल फॉर्म होता है रिड्यूस इंस्ट्रक्शंस सेट कंप्यूटर, ठीक है। तो ये एक प्रोसेसर होता है, आप इसको मान सकते हो, और इसका फीचर होता है कि एक स्मॉल अमाउंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देता है और ये सिर्फ एक ही क्लॉक साइकिल में चलता है, ठीक है। सो इसके लिए इसके रिगार्डिंग जो करेक्ट इंस्ट्रक्शंस है या करेक्ट जो स्टेटमेंट है वो है कि रिलेटिवली फ्यू इंस्ट्रक्शन, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, स्मॉल अमाउंट ऑफ इंस्ट्रक्शन देता है, मेमोरी एक्सेस इज लिमिटेड, इसकी जो मेमोरी एक्सेस होती है वो लिमिटेड होती है टू लोड एंड स्टोर इंस्ट्रक्शन, ठीक है, इंस्ट्रक्शन को लोड करना या स्टोर करने के लिए। ऑल इंस्ट्रक्शंस आर विथ इन द रजिस्टर ऑफ द CPU, सारे इंस्ट्रक्शंस किसमें होते हैं, रजिस्टर CPU के रजिस्टर में, ठीक है। अब मल्टीपल साइकिल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन नहीं देता है, मैंने आपको बता दिया फ्यू देता है या एक स्मॉल अमाउंट ऑफ देता है, ठीक है। सो दैट इज वाई कि इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इसका जो फुल फॉर्म है वो रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर प्रोसेसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64, अ कंट्रोल यूनिट whose बाइनरी कंट्रोल वेरिएबल्स आर स्टोर्ड इन अ मेमोरी, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट, है ना, वह कंट्रोल यूनिट जहां पर आप बाइनरी कंट्रोल वेरिएबल्स को स्टोर करते हो, दैट इज कॉल्ड द माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65, अन इज अ प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट अ सिंबॉलिक लैंग्वेज प्रोग्राम एंड प्रोड्यूस इट्स बाइनरी मशीन लैंग्वेज इक्विवेलेंट टू, एक ऐसा प्रोग्राम जो क्या करता है, सिंबॉलिक लैंग्वेज को यूज करता है और मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, तो उसको हम असेंबलर बोलते हैं। आप जानते हैं कि असेंबलर में अल्फाबेटिकली या अल्फा न्यूमेरिकली नंबर्स होते हैं, ठीक है। कंपाइलर में सिर्फ 0 और 1 समझता है, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन जो कंप्लीट करता है, असेंबलर एक ऐसा है जो सिंबॉलिक एक्सप्रेशंस को फॉलो करता है, ठीक है। सो यहाँ से आपको एक असेंबलर की डेफिनेशन मिल जाएगी, है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू बुलियन अलजेब्रा एब्जॉर्प्शन लो। आप जानते हैं एब्जॉर्प्शन लो मैंने आपको सिखा रखा है। एब्जॉर्प्शन लो क्या होता है कि एब्जॉर्ब कर लेता है, जैसे एक्स है और एक्स वाई है तो वाई को एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि दोनों जगह क्या है हमारे पास एक्स है, तो सिंपली वो एक्स आया आउटपुट में, दैट इज कॉल्ड द एब्जॉर्प्शन। यहाँ पर इस टाइप का कोई लो नहीं होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्स वाई प्लस वाई, तो वाई कहाँ गया, 2 बार वाई आ रहा है, यानी इसका आंसर वाई आता तो करेक्ट होता है, ठीक है। सो दैट इज वाई इट इज रॉन्ग और नन ऑफ द अबाउट तो हो नहीं सकता, ठीक है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल नंबर 0 इन एक्सिस 3, ठीक है। 0 का बताना है किसमें, एक्सिस 3 में और एक्सिस 3 ग्रे कोड में। तो सबसे पहले आपको पहले एक्सिस 3 में निकालना पड़ेगा और फिर एक्सिस 3 को ग्रे कोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो अगर हम 0 की बात करते हैं या सबसे पहले हम एक्सिस 3 कोड की बात करते हैं, तो एक्सिस 3 कोड का फंडा क्या कहता है कि आपके पास जो भी वैल्यू, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो, उसमें आप क्या प्रेस करोगे, 3, क्योंकि इसके नाम में ही एक्सिस 3 है ना। तो आपके पास जो भी नंबर होगा उसमें आप 0 0 1 1 ऐड करोगे, है ना। ये क्या होता है अपने आप में 3, ठीक है। तो यहाँ पर फाइंड एक्सिस 3 नंबर ऑफ 0, तो 0 में हम क्या ऐड करेंगे, 3 ऐड करेंगे। तो आप जानते हो 0 में आप 3 ऐड करोगे तो 3 ही आएगा। और 3 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, 0 0 1 1, ठीक है। कन्वर्ट एक्सिस 3 टू ग्रे कोड, आपको क्या करना है, अब इसको ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, 0 0 0 0, मतलब हमको गिवन है तो आप एज इट इज यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। अब जब हम इसको शिफ्ट करेंगे तो एक्स से शिफ्ट करना है, तो हम इसका एक्सोर ऑपरेशन करेंगे तो ये क्या आएगा, 0 0 1 0, ठीक है। सो दैट इज द करेक्ट आंसर। या आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो पहले से, ठीक है। लेकिन कभी भी जैसे कि अगर आप 0 का एक्सिस 3 ग्रे कोड निकालोगे तो वो 0 तो नहीं आएगा, है ना। सो दैट इज वाई की करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68, ठीक है। तो आपको x इज इक्वल टू गिवन है 2 5 9 10 और y इज इक्वल टू गिवन है 11 3 6 4 14, ठीक है। बी 2 वेक्टर्स ऑन द वेक्टर प्रोसेसर, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ वेक्टर ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन दिस, ठीक है। आपको ये कंडीशन गिवन है, आपको बताना है, आपको पता करना है, आपको ये भी बताना है कि x मतलब y जो है ये वाली कंडीशन, देखो कंफ्यूज करने के लिए कितना होगा है, पहले उसने आपको, आप या तो पहले y लिख देते या फिर आपको x इज ये देना था, है ना, बट उसने कंफ्यूज करा है। सो वेक्टर का रूल क्या है कि आपको क्या करना है, y इज ग्रेटर देन, अगर ये होती कंडीशन तो हम 1 लिखेंगे यानी ट्रू, और अदरवाइज अगर हम नहीं मिलती है तो 0 लिखेंगे, सिंपल। हमने x और y को लिखा। अब आप जानते हो कि अगर हमको y को ग्रेटर दिखाना है तो ग्रेटर है, यस y इज ग्रेटर देन 2, मतलब 11 इज ग्रेटर देन 2, यस दिस इज ट्रू। सो दैट इज वाई वी राइट इट 1, ठीक है। अब देखो जो y है वो छोटा है क्योंकि x बड़ा है, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 3 है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 0, क्योंकि इट इज लेस देन, है ना, तो ये फॉल्स हो जाएगी कंडीशन। अगेन x बड़ा है, 9 बड़ा है 6 से, अगेन 0, और यहाँ पर क्या है 14 बड़ा है 10 से, दैट इज वाई 1, तो 1 0 0 1, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, है ना। दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू फाइंड आउट इट, है ना। आपको ये चीज पता होनी चाहिए, आपको कैसे सॉल्व करना है। हम पूरा लेके बैठना है, हम अगर एक एक चीजें इतनी मुश्किल से कॉम्प्लिकेट करेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो हमको बस सिंपल सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। सो अगली बार आप ध्यान रखें इसी क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। A microprocessor has a data bus with a 24 lines and address bus with 32 lines, the maximum number of bits that can be stored in the memory. So इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, देखो आप डेटा बस की बात करो, अगर आप उसको n में एज्यूम करो या फिर आप एड्रेस बस को m में एज्यूम करो, ठीक है। बस हमको ये पता होना चाहिए कि जो एड्रेस बस है वो हमेशा पावर में होती है, यानी कि 2 की पावर 32, ठीक है। तो इसीलिए हम एड्रेस बस को हमेशा पावर में लिखेंगे, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और जो डेटा बस होता है वो एज इट इज लिखा था, उसके लिए कोई पावर की जरूरत नहीं होती है। तो हो सकता है कि आपको फॉर्मूला थोड़ा चेंज दिखे, कभी आपको m इंटू 2 की पावर n दिखे तो कंफ्यूज नहीं होना है, बस इनकी आपको चीजें याद रखनी है। m मतलब डेटा बस और n मतलब आप जो आगे दिखे जो बिना पावर का हो वो हमारे लिए डेटा बस कहलाता है, और जो 2 की पावर में होता है वो हमेशा एड्रेस बस कहलाता है। दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। अ प्रोसेसर रेफर टू पेजेस इन द ऑर्डर दैट इज, आपको गिवन रेफरेंस स्ट्रिंग गिवन है, इसको हम रेफरेंस स्ट्रिंग बोलते हैं। इफ पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में कौन सी यूज कर रहे हैं, फीफो। हाउ मेनी पेज फॉल्ट विद एम्प्टी इंटरनल 3 फ्रेम्स, कितने फ्रेम गिवन है, 3 फ्रेम एल्गोरिथम में यूज करनी है फीफो, है ना, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो सॉल्व कर सकते हैं, हमको ये पेज जो है हमको दे रखे हैं
तो स्टार्टिंग की 3 फ्रेम तो एज इट इज आ जाएंगी, लाइक 1 हो गया, फिर 1 3 हो गया, फिर 1 3 0, क्योंकि हमारे पास एम्प्टी था, हमने पेजेस अलॉट कर दिए। अब 3 आया अगेन से, तो ये क्या कर रहे हैं, पेज हिट कर गया है ना, ये हमारे लिए हिट का साइन है। अब आगे 5, तो अब किसको रिप्लेस करेंगे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी फीफो, यानी 1 को। तो आप 1 को रिप्लेस करोगे तो इस 1 की जगह हम 5 लिख देंगे, है ना। अब 6 नंबर का पेज आता है, या 6 पेज में, तो आप किसको रिप्लेस करोगे, जो अभी हमने 1 को रिप्लेस करा 5 की जगह, मतलब 5 को रखा 1 की जगह, तो अब हम 3 को रिप्लेस करेंगे क्योंकि वो पहले आया था। तो अब जब आप 3 को लिखोगे, है ना, मतलब 6 की जगह आप 3 की जगह आप 6 को लिखोगे, ठीक है। बाकी एज इट इज डिजिट्स आ जाएंगी। अब अगेन आप 3 की बात कर रहे हो, तो अब हम किसको रिप्लेस करेंगे, ऑब्वियसली 0, क्योंकि 1 और 3 अभी रिप्लेस हुए हैं, है ना। तो आप 0 को रिप्लेस करोगे तो इसकी जगह आप लिख दोगे 3, है ना। तो यहाँ पर हमारी जो रेफरेंस स्ट्रिंग खत्म होती है, और कितने हिट करे पेज, एक हिट करा, बाकी सारे फोल्ट है ना। तो 1 2 3 4 5 6 है ना, तो टोटल रेफरेंस स्ट्रिंग 3 7 में से एक पेज हिट कर गया, बाकी सारे फोल्ट हो जाएंगे, है ना। तो दैट इज वाई करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अगर पेज हिट पूछता तो कितना हुआ, पेज हिट से 1, है ना, एक पेज हिट हुआ, टोटल थे 7, है ना। तो पेज हिट में अगर पेज हमको रेफरेंस स्ट्रिंग में से हम पेज फॉल्ट या पेज हिट को माइनस करते हैं, तो हमारा जो अदर चीज है वो आ जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, 4 आपको i इज इक्वल टू 1 दे रखा है, टू n, है ना। 4j इज इक्वल टू दे रखा है n माइनस आई प्लस 1, द लूप विल रन फॉर दिस टाइम, ठीक है। तो ये आपको डायरेक्ट फॉर्मूला है, और मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये हमने गेट के PYQs में भी पढ़ा है, एज इट इज आया था, ठीक है। तो आपको ये बस पता होना चाहिए, क्योंकि ये लूप है, और जब भी हम लूप की बात करते हैं तो वो हमेशा इस टाइप का फॉर्मूला देता है, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 72 अगेन से, 4i इज इक्वल टू n टू n, सेम लूप दे रखा है, 4j इज इक्वल टू 1 टू i, दिस डिफाइन, क्या डिफाइन कर रहा है, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। ये लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स को डिफाइन कर रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73, ग्रेडियंट फॉर द स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट क्या होता है, कांस्टेंट, ठीक है, ये हमको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74, इटरेशन इज डैश इन नेचर, इटरेशन जो होता है वो नन ऑफ द अबव होता है, ठीक है। इटरेशन जो होता है वो लूप फॉलो करता है, ठीक है। सो दैट इज वाई इट इज इनकरेक्ट, है ना, मतलब यहाँ पे नन ऑफ द अबव ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75, स्ट्रक्चर रिलेशनशिप बिटवीन द डेटा आइटम इज कॉल्ड डेटा स्ट्रक्चर, है ना, क्योंकि उसके अंदर स्ट्रक्चर रिलेशन होता है, लाइक हो गया कि हम एरे पढ़ते हैं, या लिंक लिस्ट पढ़ते हैं, या फिर हम ग्राफ पढ़ते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती है, डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, वो एक प्रकार का स्ट्रक्चर रिलेशन होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 76, अ मेथड इज एन एक्शन विच इज एबल टू परफॉर्म, तो एक मेथड है, वो एक एक्शन परफॉर्म करती है, किसके थ्रू, अन ऑब्जेक्ट। आप जानते हैं हम फंक्शन बनाते हैं, मेथड मतलब क्या, वही फंक्शन, है ना। और हम इसको किसके थ्रू परफॉर्म करवाते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, फिर उसको कॉल करते हैं। तो दैट इज वाई कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 77, कंसिस्टेंस रेट टू चेंज बिटवीन द की फ्रेम्स फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड इज द प्रोसेस, है ना। हम अगर बात कर रहे हैं कि कंसिस्टेंट है कि भाई चेंज हो रहा है की फ्रेम्स में, किस में चेंज हो रहा है, की फ्रेम्स में, बिफोर मतलब बिगिनिंग से एंड में, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लीनियर कर्व, है ना। लीनियर कर्व जो स्टार्टिंग से चेंज होते आ रहा है ना, की फ्रेम्स में, तो ये करेक्ट डेफिनेशन हो जाएगी लीनियर कर्व की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 78 क्वेश्चन, कंपाइल टाइम रेफर्स टू, कंपाइल टाइम मतलब क्या होता है, स्टैटिक एलोकेशन। मैंने आपको बताया कि जब भी हम कंपाइल टाइम और रन टाइम की बात करते हैं, डायनेमिक एलोकेशन मतलब क्या होता है, रन टाइम पे। कंपाइल टाइम हम करते हैं जब हम पहले ही सारी चीजें करते हैं, फिर हम उसको रन टाइम पे चेंज नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड। स्टैटिक मतलब फिक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79, जेनेरिक एरे ऑपरेट्स ऑन मेनी डेटा टाइप्स, है ना। जेनेरिक एरेज जो होते हैं वो मेनी डेटा टाइप्स को ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80, डेटा फाइल्स आर रिकॉर्ड बेस, है ना, रिकॉर्ड बेस होता है डेटा फाइल्स, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ स्टोरेज मैनेजमेंट इन द डेटाबेस, इनमें से कौन सा ऐसा कंपोनेंट नहीं है जो स्टोरेज मैनेजर को यूज करता है। तो देखो, बफर मैनेजर, ऑब्वियसली बफरिंग कब होती है, जब हम स्टोरेज से रिलेटेड बात करते हैं, है ना। तो यस, दिस इज ट्रू। ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट, ऑब्वियसली अगर ट्रांजेक्शन हो रहा है और कोई बफरिंग हो रही, कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, तो इट इज ऑल्सो रिगार्डिंग द स्टोरेज मैनेजर। ऑथराइजेशन एंड इंटीग्रिटी मैनेजर भी हमारे स्टोरेज मैनेजमेंट से
रिलेट करता है, बट रिलेशन मैनेजर इस टाइप का कोई भी मैनेजर नहीं होता है, ठीक है। सो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। टर्म आप कॉमन सेंस भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, ठीक है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि हमको थोड़ा बुकिश नॉलेज होना चाहिए, दैट इज मोर देन इनफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 82। एज अ क्लॉज व्हेन यूज्ड इज आइदर सिलेक्ट और फ्रॉम क्लॉज इज यूज्ड फॉर। तो यहाँ पर ये ना थोड़ा सा करेक्ट किया गया है इसको, क्योंकि इसके दो आंसर करेक्ट दे रखे हैं। आप रीनेमिंग एन एट्रीब्यूट भी कर सकते हो, रीनेमिंग अ रिलेशन भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कोई पर्टिकुलर चीज डिफाइन नहीं की गई है फॉर एट्रीब्यूट फॉर रिलेशन। दैट इज वाई कि एज जो क्लॉज है हम सिलेक्ट कर सकते हैं और फ्रॉम कर सकते हैं क्लॉज से थ्रू मतलब हम जब इसको एसक्यूएल क्वेरी में यूज करते हैं तो रीनेमिंग द एट्रीब्यूट ऑल्सो रीनेमिंग द रिलेशन ऑल्सो, है ना। सो दैट इज वाई कि बोथ ऑफ द ऑप्शन आर करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अन एगरेटेड फंक्शन इन एसक्यूएल, ठीक है। एगरेटेड फंक्शन जो होता है वो नहीं होता है, तो एगरेटेड इज ऑल्सो नॉट अ फंक्शन, ठीक है। काउंट, एवरेज जो मॉडिफाइबल होते हैं वो एगरेटेड होते हैं, और मैक्स, ये तीनों ही हमारे एगरेटेड फंक्शन होते हैं, ठीक है। सो आप ये मत कंफ्यूज मत होना कि भाई एगरेटेड है तो एगरेटेड तो होगा ही होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, 84 क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज द प्रोसेस ऑफ डी को रिलेशन टू वाइल प्रोसेसिंग अ क्वेरी, है ना। तो अगर हम बात करें, जब हम डी को रिलेशन की बात करते हैं तो रिप्लेस ए नेस्टेड क्वेरीज बाय क्वेरिंग विथ अ जॉइन। हम इस नेस्टेड क्वेरी को किसी और क्वेरी से रिप्लेस कर सकते हैं, इसको हम डी को रिलेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ डी को रिलेशन इन डू वाइल लूप, है ना। जब आप डू वाइल लूप प्रोसेसिंग करते हो वहां पर आप डी कोरिलेशन करते हो, तो दैट इज कॉल्ड कि रिप्लेस कर रहे हो आप किसी नेस्टेड क्वेरी को बाय क्वेरी विथ अ जॉइन, है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर हाइब्रिड हैश जॉइन, है ना। तो देखो नॉट ट्रू बोला है, तो सबसे पहले हम ट्रू समझ लेते हैं हाइब्रिड हैश जॉइन से रिलेटेड। इससे हमको एक डेफिनेशन मिल जाएगी कि व्हाट अबाउट द हाइब्रिड हैश जॉइन। तो इट हेल्प्स टू क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन, क्वेरी को कम करने में या क्वेरी को ऑप्टिमाइज करने में यूज करते हैं। यस, दिस इज ट्रू। बी, ऑप्शन बी, इट इज यूजफुल व्हेन ऑल द बिल्स रिलेशंस कैन नॉट फिट इन द मेमोरी। इट इज ऑल्सो यूजफुल कब होता है, जब आप किसी रिलेशंस की बात करते हो, हम बात करते हैं जब इसको रिलेशन जब वो फिट नहीं हो रहा है मेमोरी में, तो हम उस रिलेशन के लिए यूज करते हैं, है ना। हैश फंक्शन हम कब यूज करते हैं, तभी यूज करते हैं जब हमारे पास मेमोरी नहीं होती, ठीक है। नीड अ मिनिमम ऑफ 1 ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी एज अ बफर फॉर ईच ऑफ द पार्टीशन क्रिएटेड। हमको एक मिनिमम 1 ब्लॉक चाहिए खाली, ताकि हम उसको कनेक्ट कर सके, पार्टीशनिंग कर सके, बफरिंग कर सके, है ना, देर आते। अब नीड ऑफ मैक्सिमम 1 ब्लॉक, मैक्सिमम नहीं चाहिए भाई, मिनिमम चाहिए, क्योंकि हाइब्रिड हैश फंक्शन में हमको खाली मिनिमम क्वांटिटी चाहिए उसकी एज अ बफर फॉर पार्टीशन क्रिएटेड, ठीक है। सो मैक्सिमम इज इनकरेक्ट अबाउट दिस, ठीक है। बाकी सारे ही ऑप्शन और सारी चीजें डेफिनेशन है एक तरह से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द डिस्ट्रीब्यूटेड लॉक मैनेजर। इनमें से कौन सा जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड लॉक मैनेजर्स से रिलेटेड नहीं है, है ना। आपको ज्यादातर नॉट के क्वेश्चन दिए हैं ताकि बच्चे पढ़ के कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी, ठीक है। जो फ्रेशर्स होते हैं उनको नहीं पता होता है ना कि हम कहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं, और ये सब ऐसी जगह ही हमें फंसाते हैं, ठीक है। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, हम पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, व्हाट अबाउट द डिस्ट्रीब्यूटेड लॉक मैनेजर। सो इसका एम क्या होता है, स्ट्राइक कॉम्प्रोमाइज बिटवीन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंगल लॉक मैनेजर अप्रोच। इसका उद्देश्य क्या होता है कि ये कॉम्प्रोमाइज करवाए किसके बीच में, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बीच में, जब अब हम सिंगल लॉक की बात करते हैं, ठीक है। द लॉक एंड अनलॉक रिक्वेस्ट आर मेड ऑफ मल्टीपल साइड, ठीक है, मल्टीपल साइड के थ्रू हो सकती है। इट में लीड ऑफ ग्लोबल डेडलॉक, ये लीड कर सकता है भाई ग्लोबल डेडलॉक, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल साइड्स हो रही हैं, है ना। सो ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, तो इट इज ये थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेट है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि हमारे पास जो लॉक मैनेजर है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी हर कोई इसको हैंडल कर पा रहा है। अब इट इज रीजनेबल हाई ओवरहेड विद रेफरेंस ऑफ हैंडलिंग नंबर ऑफ मैसेज, सो दिस इज इनकरेक्ट अबाउट इट, है ना। बाकी अदर सारे ऑप्शन इसके बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोड 7th रूल्स ऑफ कैपेबिलिटी ऑफ हैंडलिंग बेस्ड रिलेशन और डिराइव्ड रिलेशन एज अ सिंगल ऑपरेंड अप्लाइज नॉट ओनली द रिट्राइव ऑफ द डेटा बट ऑल्सो टू, ठीक है। सो देखो एक चीज समझ लो कि कोड्स के रूल्स हैं टोटल शायद आई थिंक 12 हैं,
है ना। तो इन सारे रूल्स को आपको पता होना चाहिए। इसने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है 7th रूल से। तो डायरेक्ट इंसर्शन, अपडेशन और डिलीशन इसकी एक मेथड, इसकी एक कह सकते हैं कि हम 12 रूल हैं, और हो सकेगा तो मैं उसको आपको एक शॉर्ट वीडियो में समझा दूंगी जो बिल्कुल सिंपल हम ट्रिक से याद कर सकते हैं। ठीक है। सो डायरेक्ट क्वेश्चन है कि आप जब उसको हैंडल कर सकते हो, सिंगल ऑपरेंड अप्लाइज ऑन द रिट्राइवल डेटा, किसके थ्रू, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट के थ्रू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीटीडी। ठीक है, डीटीडी, डीटीडी मतलब डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन। ठीक है। सो यहाँ पे आपको डेफिनेशन के फुल फॉर्म भी पता होने चाहिए। बहुत सारे जने कंफ्यूज हो सकते हैं और बी लगा सकते हैं ऑप्शन में। ठीक है। सो इट इज इनकरेक्ट, करेक्ट इज डी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर अ सर्वर सिस्टम आर्किटेक्चर। नॉट ट्रू, देखो है ना, फिर से तो हम देख लेते हैं पहले ट्रू कौन कौन से हैं। It has a transaction server system and data server system separately. ट्रांजेक्शन सर्वर सिस्टम और डेटा सर्वर दोनों अलग अलग होंगे। यस, दिस इज ट्रू, क्योंकि ट्रांजेक्शन अलग होता है और डेटा रखना अलग जगह। ठीक है। क्वेरी सर्वर सिस्टम हमें क्या प्रोवाइड करता है, इंटरफेस, जहां पर क्लाइंट जो है रिक्वेस्ट सेंड करता है ना, उसके एक्शंस के लिए। भाई अगर मुझे कुछ भी जानकारी चाहिए तो मैं गूगल को रिक्वेस्ट करूंगी कि भाई मुझे ये चीजें इंफॉर्मेशन चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड कि क्वेरी हमें ये चीजें प्रोवाइड करता है। द रोल ऑफ द डेटा सर्वर, रोल क्या है डेटा सर्वर का, कि अलाउ करता है क्लाइंट को इंटरेक्ट विद द सर्वर बाय मेकिंग रिक्वेस्ट टू रीड एंड अपडेट द डेटा यूनिट ऑफ सच फाइल। ऑब्वियसली डेफिनेशन नहीं है, तो डेटा सर्वर हमें क्या प्रोवाइड करता है कि अगर क्लाइंट उसको रिक्वेस्ट करे तो वो डेटा को या तो रीड कर सके या उसमें अपडेट कर सके उन फाइल और उन पेजेस को जिसकी उसने रिक्वेस्ट करी है ना। सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द डेटा सर्वर। लेकिन ट्रांजेक्शन सर्वर की जो सिस्टम है वो डिफरेंट फ्रॉम द क्वेरी सर्वर सिस्टम, तो ये इनकरेक्ट है ना, ये इनकरेक्ट है। ट्रांजेक्शन सर्वर सिस्टम जो है वो क्वेरी और ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल सेम है ना, एक तरीके से रिलेटेबल है। ठीक है। सो दैट इज वाई की करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि हमें नॉट ट्रू बताना था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 90 क्वेश्चन, कॉलम ओरिएंटेड स्टोरेज इज बेटर देन अ रो ओरिएंटेड स्टोरेज इन डेटा वेयरहाउस। कॉलम ओरिएंटेड स्टोरेज जो है वो बेटर है किससे, रो से, है ना, डेटा वेयरहाउस में। क्यों, क्योंकि ऑल जो एट्रीब्यूट ऑफ रिलेशन में नॉट बी नीडेड टू फेच्ड इनटू द मेमोरी, क्योंकि हमें सारे ही एट्रीब्यूट को फेच करने की जरूरत नहीं है, हमें जो जरूरत है हम वो फेच करेंगे। सिंपल फेच मतलब आप उससे मतलब कह सकते हैं हम, जैसे कि अगर हम गूगल से कोई इन्फॉर्मेशन ले रहे तो दैट इज कॉल्ड कि आई फेच दैट। ठीक है। अब सेकेंड है स्टोरिंग वैल्यूज फॉर द सेम टाइप टुगेदर इंक्रीजिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द कंप्लीशन। ठीक है। स्टोरिंग वैल्यूज उस सेम टाइप का अगर हम वैल्यूज स्टोर करते हैं उससे क्या होता है, तो हम इफेक्टिवनेस बढ़ा सकते हैं। अगर हम सेम चीजें स्टोर करके रखेंगे तो कंप्रेस कर सकते हैं उसको, है ना। सो यहाँ पे इसीलिए कि कॉलम ओरिएंटेड थोड़ा सा बेटर है। रो में क्या होता है, डुप्लीकेसी नहीं होती है, लेकिन अब कॉलम में लाइक कॉलम तो ये हो जाएंगी सारी चीजें, है ना। तो दैट इज वाई कि कॉलम इज द बेस्ट। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91, द एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शंस और a डेटा बाइट आर यूज्ड टू प्रोसेस इज नोन एज लॉजिकल एड्रेस। ठीक है। वो एड्रेस इंस्ट्रक्शन या डेटा बाइट जो प्रोसेस का होता है, तो प्रोसेस का जो एड्रेस होता है वो लॉजिकल एड्रेस होता है, मेमोरी का जो एड्रेस होता है वो फिजिकल एड्रेस होता है। ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 92, विच ऑफ द फॉलोइंग मेन रोल ऑफ द मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट इन ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। मेन एमएमयू अभी हम पढ़ ही रहे हैं, एमएमयू का मेन रोल क्या होता है, एड्रेस ट्रांसलेट करना। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, इसीलिए हम डीप में पढ़ते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है वहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डेफिनेशन ऑफ द थ्रेशिंग, है ना। थ्रेशिंग क्या होता है इन ऑपरेटिंग सिस्टम, एक सिचुएशन होती है जब इसलिए मैंने आपको बताया था कि आप उस पे जो पेजेस है उनको आप एग्जीक्यूट करने की बजाय स्वैपिंग करने में बहुत टाइम लगा रहे हो, तो वहां पर वो कंडीशन जो स्टार्ट होती है वो थ्रेशिंग कहलाती है। ए सिचुएशन जहां पर प्रोसेस इज स्पेंडिंग मोस्ट टाइम किसमें, स्वैपिंग में, इन आउटडोर पेजेस, मतलब एग्जीक्यूशन होने की बजाय सबसे ज्यादा टाइम स्वैपिंग में हो रहा है कि पेज इन कर रहे हैं, फिर आउट कर रहे हैं, फिर इन कर रहे हैं, आउट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द थ्रेशिंग। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 94, फोक सिस्टम कॉल्ड यूनिक सिस्टम इज कॉल्ड क्रिएटिंग द प्रोसेस। मैंने आपको पढ़ाया है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, फोक का काम ही होता है प्रोसेस को क्रिएट करना। ठीक है।
95 क्वेश्चन, इन द रेफरेंस टू स्टोरेज मैनेजमेंट विच रेड लेवल इज कंसिडर वर्स्ट ऑफ द डेटा प्रोटेक्शन। हम जब रेड लेवल की बात करते हैं तो ये वर्स्ट केस क्यों होता है, क्योंकि जीरो लेवल पे हम कुछ भी नहीं करते, खाली डुप्लीकेसी करते हैं, तो वहां पे डेटा प्रोटेक्शन नहीं होता है, ठीक है। सो दैट इज वाई कि रेड लेवल 0 इज फॉर डुप्लीकेसी, है ना, नॉट फॉर डेटा प्रोटेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 96, इन a reference of multi-threading model, a relation must be exist between the user thread and kernel thread। एक रिलेशन होता है, तो कौन सा रिलेशन इनमें से नहीं हो सकता। मैंने आपको 3 रिलेशन बता दिए थे ऑलरेडी, हम पढ़ चुके हैं बहुत डिटेल में, कि अगर मेनी थ्रेड होंगे तो मेनी यूजर होंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम 1 यूजर थ्रेड है तो 1 कर्नल थ्रेड पॉसिबल है, ठीक है। अब मेनी यूजर थ्रेड है और एक कर्नल है, तो इट कैन बी पॉसिबल कि मैनेज हो सकता है, लेकिन एक यूजर थ्रेड और मेनी कर्नल थ्रेड है तो फिर वहां पर हमारे पास मेनी जो कर्नल थ्रेड है वो वेस्ट हो जाएंगे, है ना। सो दैट इज वाई कि इट इज द मल्टी थ्रेडिंग मॉडल के रेफरेंस में बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है, इट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। सो 1 to many मॉडल इज नॉट। देखो कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए वो आपको कर्नल आगे दे देगा और यूजर पीछे दे देगा, तो फिर उस कंडीशन में हमारे लिए जो ये वाली सी वाला करेक्ट हो जाएगा, तो हमको 1 यूजर और मेनी थ्रेड कभी नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 97th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कैन सफर फ्रॉम स्टारवेशन। आप जानते हैं शॉर्टेस्ट सिक टाइम फर्स्ट जो होता है वो किससे रिलेटेड होता है, स्टारवेशन से रिलेटेड होता है। जब हम इसमें सॉल्व करते हैं तो ये क्या स्टारवेशन क्रिएट करता है, ठीक है। सो डायरेक्ट क्वेश्चन है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्डवेयर बेस्ड सॉल्यूशन फॉर द प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। तो एटॉमिक ऑपरेशंस हमने डिटेल में पढ़े हैं इन सबको, सीमाफोर, मॉनिटर्स और स्पिन लॉक, इट इज नॉट रिगार्डिंग द हार्डवेयर बेस्ड सॉल्यूशन, ठीक है, इट इज सॉफ्टवेयर बेस्ड, है ना, और हमने इसको पढ़ा है, लेकिन एटॉमिक जो ऑपरेशंस होते हैं इट इज रिलेटेड टू हार्डवेयर बेस्ड, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, बिल्कुल ही मतलब बेसिक से। 99th क्वेश्चन देखते हैं, विच यूनिक्स कमांड इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ ऑक्टल डंप फाइल, ठीक है। ऑक्टल डंप फाइल में हम किसका यूज करेंगे, ओडी, ओ और डी, ठीक है। स्टार्टिंग के 2 कैरेक्टर से इसने उठा लिए सिंपली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 100th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ मीडियम टर्म शेड्यूलर इन द ऑपरेटिंग सिस्टम। हम मीडियम टर्म शेड्यूलर को कब यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, हमें ये बताना है। तो टू टेम्पररी रिमूव द प्रोसेस फ्रॉम द मेमोरी, हमको सिर्फ मेमोरी जब उसकी जरूरत नहीं है तो हम उसको टेम्पररी स्टोर कर रहे हैं एंड प्लेस देम इन द सेकेंडरी मेमोरी। तो ये काम किसका होता है भाई, मीडियम टर्म शेड्यूलर। मीडियम टर्म शेड्यूलर क्या करता है, अगर उस प्रोसेस की उस मेमोरी में अभी नीड नहीं है तो हम उसको उठा के सेकेंडरी स्टोरेज में पुट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 101, इज द फर्स्ट फेज ऑफ वाटरफॉल मॉडल। आप जानते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस, कोई भी मॉडल हो सबसे पहले रिक्वायरमेंट को ही कलेक्ट करेंगे, है ना, क्योंकि जब तक आपको कस्टमर की जरूरत नहीं पता आप कैसे कोई भी फेज स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 102, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज कॉमनली यूज्ड टू मेजर द सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी। अगर हम बात करें इनमें से कौन से, तो हम मीन टाइम टू फेल्यूर, मैंने आपको बताया था हम 2 चीजें इसमें यूज कर सकते हैं, मीन टाइम टू फेल्यूर, मीन टाइम बिटवीन फेल्यूर, ठीक है। सो हम इसमें 2 चीजें यूज करते हैं मेजर करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 103, विच ऑफ द फंक्शनल रिक्वायरमेंट इन द सॉफ्टवेयर इंजीनियर। हम इसमें से कौन सा फंक्शनल रिक्वायरमेंट यूज करते हैं, तो डिस्क्रिप्शन ऑफ बिहेवियर दैट सिस्टम विल एग्जिबिट अंडर द स्पेसिफिक कंडीशन। क्योंकि फंक्शनल रिक्वायरमेंट के मतलब क्या होता है कि भाई मेरे को सॉफ्टवेयर कैसा चाहिए, मान लो कि मुझे मेरे सॉफ्टवेयर में इस टाइप की चीजें चाहिए, जो भी चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड कि आप ये बता सकते हो ना कि आपको पता चलना चाहिए कि स्पेसिफिक उसकी कंडीशंस और बिहेवियर कैसा होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड द फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 104, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्टिंग इज रिलेटेड टू बाउंड्री वैल्यूज एनालिसिस, ठीक है। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, जहां पर आप सिर्फ बाउंड्रीज वैल्यू टेस्ट करते हो, और जब व्हाइट बॉक्स की बात करते हैं तो ये इंटरनली टेस्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको सब क्लियरली नजर आता है, लाइक हम कोडिंग वगैरह सब देख सकते हैं, लेकिन ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के जब हम बात करते हैं तो वहां पर हमारे पास सिर्फ इनपुट होता है और आउटपुट होता है, हमको नहीं पता है कि बीच में कौन सी कोडिंग हुई है, क्या हुआ है, नो अबाउट इट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 105, n इज द नंबर ऑफ नोड्स ऑफ द कंट्रोल ग्राफ, ई इज द नंबर ऑफ एजेस ऑफ द कंट्रोल ग्राफ, सेम दे रखा है, ठीक है। या फिर आई थिंक कंप्लीट ग्राफ हो सकता है। व्हाट इज द एमसी केर्स साइक्लोमेट्रिक्स कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द, ठीक है, ई माइनस एन प्लस 2, ठीक है। बीजी
एक साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी का फॉर्मूला है और ये डायरेक्ट भी पूछा गया है, कभी कभी आपसे इसमें वैल्यूज भी दे रखी है, तो है ना, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ई मतलब एजेस, एन मतलब नंबर ऑफ नोड्स, R+2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Question number 106. In the basic COCOMO model, the software projects are categorized in which of the following modes? ठीक है, तो ऑर्गेनिक, सेमी डिटेच्ड और एम्बेडेड, ये तीनों मैं बता चुकी हूँ बहुत इजीली, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। इसमें ना अपने आप में एक कंडीशन होती है, और मैंने जो दूसरे आपको पेपर करवाए हैं उसमें भी ये सेम क्वेश्चन पूछा है, उसमें ना इसकी डिटेल्स, इसकी वैल्यू पूछी थी। ठीक है, सो मैं आपको वहां पे बता चुकी हूँ ऑलरेडी, आपको पता होना चाहिए। ऑर्गेनिक, सेमी डिटेच्ड और एम्बेडेड, ये 3 टाइप के हमारे पास प्रोजेक्ट्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 107। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोसेस? ठीक है, सो रिवर्स इंजीनियरिंग की स्टेप्स हो सकती है कि जनरेट करना इन्फॉर्मेशन को, यस, क्योंकि हम उसमें जनरेशन करते हैं, स्टोर करना इन्फॉर्मेशन को, क्रिएट करना, लेकिन डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना, लेकिन इंफॉर्मेशन हमारे पास ऑलरेडी क्रिएटेड होती। रिवर्स इंजीनियरिंग में हम कभी भी इंफॉर्मेशन को क्रिएट नहीं करते। डॉक्यूमेंट को यू कैन क्रिएटेड, बट इंफॉर्मेशन तो ऑलरेडी अवेलेबल होती है, यू कांट क्रिएटेड इट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 108। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्राइमरी क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफाइंड बाय ISO 9126? ठीक है, ISO 9126 की आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी, लेकिन इट इज नॉट अ क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो फंक्शनैलिटी, यूजेबिलिटी और पोर्टेबिलिटी, ये तीनों ही हमारी कौन सी होती है? क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, बट स्केलेबिलिटी इज नॉट अ क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, प्राइमरी नहीं होती है। ठीक है, इट इज अदर फंक्शनल या ऑप्शनल। फंक्शनैलिटी, यूजेबिलिटी और पोर्टेबिलिटी तो हमको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 109। टू मॉडल्स आर कपल्ड इफ दे आर शेयर द सेम ग्लोबल डेटा आइटम, इट इज अ कॉमन, है ना, कॉमन कपल। ये कॉमन कपलिंग की डेफिनेशन है, इट इज कि वो अपनी डेटा आइटम को शेयर करते हैं ग्लोबली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 110। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ यूजर इंटरफेस? इनमें से हमको बताना है कि कौन सा जो एलिमेंट नहीं है यूजर इंटरफेस का। तो यूजर्स, हाँ, एलिमेंट है, कंटेंट्स एलिमेंट है, एनवायरमेंट इट इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ यूजर इंटरफेस, बट बिजनेस लॉजिक इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ यूजर इंटरफेस। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। सो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 111। विच नोटेशंस प्रोवाइड अ स्ट्रिक्ट अपर बाउंड फॉर FN? है ना, तो बिग ओ, आप जानते हैं बिग ओ जो नोटेशन है वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होता है, अपर बाउंड होता है, हम इसको इसी की जो नॉलेज से जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 112। गिवन एन इंटीजर एरे, आपको गिवन है दिस। ठीक है, द ith एलिमेंट कैन बी एक्सिस्ड बाय राइटिंग, है ना, तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हो? तो ये सारे ही इसके तरीके हैं, आप इसको डिफाइन कर सकते हो इस तरीके से एरे को। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, स्टार एरे प्लस आई, है ना, स्टार आई प्लस, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमने ब्रैकेट में लिखा है। ठीक है, और एरे आई। ठीक है, तो ये भी आपके लिए बिल्कुल सही तरीका है। सो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 113। परफॉर्मेंस मेजरमेंट इज कंसर्न विद ऑब्टेनिंग द स्पेस एंड टाइम रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पर्टिकुलर प्रोग्राम। आप अगर उसके परफॉर्मेंस को मैनेज कर रहे हो, है ना, जहां पर आप स्पेस और टाइम की रिक्वायरमेंट्स को देख रहे हो, तो दिस क्वालिटीज डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किस पे डिपेंड करेगी? तो देखो, सबसे पहले अगर कंपाइलर की बात करते हैं तो यस, इस पे डिपेंड करेगी, ट्रू। ऑप्शंस यूज्ड, यस, ऑप्शंस को भी यूज करेगी, और वहीं कंप्यूटर ऑन विच प्रोग्राम इज स्टूडेंट। ठीक है, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज्ड, इट इज नॉट डिपेंड ऑन इट। ठीक है, क्योंकि हमारे पास, हम अभी जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कोडिंग से रिलेटेड कोई भी बात नहीं हो रही। ठीक है, सो स्पेस और टाइम की बात करते हैं, तो जब आप कंपाइलर को यूज करोगे, ऑप्शंस को यूज करोगे और कंप्यूटर के प्रोग्राम को यूज करोगे, बट नॉट अबाउट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओ नोटेशन फॉर द फंक्शंस, लाइक ये आपको गिवन है पूरा फंक्शन, है ना, और आपको बताना है ओ नोटेशंस, यानी बिग ओ, यानी सबसे ज्यादा अगर बोले हम स्ट्रिक्ट, अभी हम पढ़ के आए बिग ओ की डेफिनेशन। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं, तो हम अगर जानते कि सबसे ज्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, तो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स कौन होता है? 2n। अगर मैंने आपको बताया था कि हम n को एज ए वर्कर लें, ठीक है, एज ए वर्क ले, तो n यहाँ पर n है, अगर n मतलब अगर मैं 1 ले लूँ n की वैल्यू, तो इट इज ओनली 1, है ना, 1 वर्कर। यहाँ पर अगर n स्क्वायर है तो ये भी थोड़ा कम कॉम्प्लेक्स है, लेस कॉम्प्लेक्स है, लेकिन 2n, यानी अगर हमने 2 की पावर में अगर हम 10 भी लगा देते हैं तो कितनी ज्यादा वैल्यू हो जाएगी। सो दैट इज वाई इट इज मोस्ट कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि
ओ नोटेशन यानी बिग ओ यानी स्ट्रिक्ट अपर बाउंड, ठीक है। सो दैट इज वाई की करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, है ना। तो इसीलिए इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो ये हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 115। इन विच ऑफ द फॉलोइंग हैश फंक्शंस डू कंसिस्टिंग कंसेक्यूटिव की मैप्स टू कंस्ट्रक्ट हैश फंक्शन। डिवीजन मेथड हम यूज करते हैं। आप जानते हैं कि जब हम हमारे पास कोई हैश फंक्शंस होते हैं तो आप उसमें डिवाइडेशन करते हो, आपकी वैल्यूज को डिवाइड करते हो, फिर आप उसको स्क्वायर करके सम करते हो। तो इसमें अलग अलग मेथड होती है, लाइक मल्टीप्लीकेशन मेथड, फोल्डिंग मेथड, मीन स्क्वायर मेथड, है ना। सो यहाँ पर हम जब अगर हम कंसेक्यूटिव की मैप्स को यूज करते हैं तो वो हमारे लिए डिवीजन मेथड होती है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 116। बी ट्री आर बैलेंस सर्च ट्री। बी ट्री एक प्रकार की बैलेंस्ड सर्च ट्री है, स्पेशली डिजाइन की जाती है टू स्टोर द मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बी ट्री, ठीक है। तो आपको बताना है। तो देखो हमको बी ट्री की डेफिनेशन गिवन है यहाँ पर डायरेक्टली, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। तो देखो बी ट्री आर डिजाइन टू वर्क एज अ डायरेक्ट एक्सेस सेकेंडरी स्टोरेज, है ना, डायरेक्टली ऑब्वियसली क्योंकि वो स्टोर करती है तो एक प्रकार की वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होगी। अब बी ट्री जो है वो डिफर फ्रॉम रेड ब्लैक ट्री, थोड़ी सी डिफर मतलब डिफरेंट होती है। दैट बी ट्री नोड में है वो मेनी चिल्ड्रंस, ठीक है। हमने देखा है कि हम जब बी ट्री को बनाते हैं तो उसमें हम उसके चिल्ड्रंस होते हैं डिफरेंट, ठीक है, और उसके भी 2 ब्लॉक्स होते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास ज्यादा एफिशिएंट मेमोरीज होती है टू स्टोर्ड ए चिल्ड्रन, ठीक है। और अगले चीज क्या है कि मैनी डेटाबेस यूज बी ट्री, ठीक है, मैनी डेटाबेस बी ट्री को यूज करते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं कि बी ट्री आर सिमिलर टू रेड ब्लैक, तो सिमिलर नहीं होती है। सबसे पहली बात यहीं पे ये गलत हो जाएगा। बट दे आर बेटर टू मैक्सिमाइज डिस्क इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, नहीं, दिस इज मिनिमाइज करती है ना कि मैक्सिमाइज, ठीक है। सो इट इज नॉट रिलेटेड टू बी ट्री, दिस इज वाई कि ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। एक्चुअली में दिस क्वेश्चन आर डिलीटेड क्वेश्चन, सो दैट इज वाई कि क्योंकि इसके ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं और इसके जो ऑप्शन है, जो इसका आंसर है वो माइनस या नेगेटिव में जा रहा है। सो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये एमपीपीएससी ने भी डिलीट कर दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 118 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स एन इनपुट एज अ बुलियन एक्सप्रेशन एंड आस्क वेदर द एक्सप्रेशन हैज असाइनमेंट टू बी वेरिएबल ऑफ गिवन वैल्यू। हम पढ़ चुके हैं इसको। देखो जब भी अगर कोई बुलियन एक्सप्रेशन जो है वो बुलियन एक्सप्रेशन से इनपुट लेगा और उसको एज असाइनमेंट प्रॉब्लम हम बोल सकते हैं, तो वहां पर हम 2-3 चीजें पढ़ते हैं, लाइक ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, है ना। तो यहाँ पर जो ये डेफिनेशन है कि जब वो असाइनमेंट की बात करता है और वो किससे एक्सप्रेशन लेता है, बुलियन से, तो दैट इज कॉल्ड की सेटिस्फेक्बिलिटी प्रॉब्लम, ठीक है। और हैमिल्टन साइकिल प्रॉब्लम तो नहीं होती, क्योंकि हैमिल्टन साइकिल कब होती है, जब आप एक नोड को 2 बार ट्रेवर्स कर दो, ठीक है। और ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम क्या होती है कि हम शॉर्टेस्ट पाथ देखते हैं जो कनेक्टिंग होते हैं, कि भाई जल्दी से जल्दी हम उस नोड तक पहुंच जाए जो डिजायर्ड नोड है या हमको जहां तक जाना है, ठीक है। सो दैट इज वाई की करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 119। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ ग्रीडी एल्गोरिथम, है ना। इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है ग्रीडी एल्गोरिथम का, तो ओनली ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। सो यहाँ पर नहीं है। अधिकतर जो क्वेश्चन है वो नोट से रिलेटेड पूछे, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि लॉजिकल लिंक कंट्रोलिंग इट नॉट रिगार्डिंग द ग्रीडी एल्गोरिथम, ठीक है। अब ऑर्डरिंग प्रोजेक्ट बाय डेडलाइंस, आप जो जब मतलब आपका जो प्रोजेक्ट है वो ऑर्डर में होना चाहिए, तो यहाँ पर अगर होगा तो वो ग्रीडी यूज करेगी। पैकेट शेड्यूलिंग, है ना, ऑब्वियसली। रिमूविंग नॉइजी डेटा फ्रॉम द ट्रेनिंग न्यूरल नेटवर्क, तो दिस इज ऑल्सो यूज्ड ग्रीडी। लेकिन लॉजिकल लिंक कंट्रोल इज नॉट यूजिंग ग्रीडी, ठीक है। सो दैट इज वाई की करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइनरी ट्री विथ अ हीप ऑर्डर बट देयर इज नो स्ट्रक्चर कंस्ट्रेंट ऑन दिस ट्री, है ना। इनमें हमको बताना है कि इनमें से कौन सा जो बाइनरी ट्री है हीप ऑर्डर के लिए, लेकिन वो स्ट्रक्चर कंस्ट्रेंट के लिए यूज नहीं किया जा सकता। तो स्क्रू हिप, आप जानते हो स्क्रू हिप की डेफिनेशन क्या होती है कि लाइक एक ही डायरेक्शन में वो बढ़ता जाता है, ठीक है। भले उसके 2 चिल्ड्रन भी होंगे तो वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव ऑन करता जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड द, अगर वो राइट में बढ़ता है तो राइट स्क्रू, है ना, और लेफ्ट में बढ़ता है तो लेफ्ट स्क्रू। ये डेफिनेशन भी बता दी मैंने आपको, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि हम कैसे उसको बना रहे। दैट इज वाई कि इसमें जो डेफिनेशन है वो बोल रखा है नो स्ट्रक्चर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 121। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेट ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन, आपको गिवन है ना। तो इनमें से हमको बताना है कि कौन सा नहीं होगा, ठीक है। तो आपको बस ये देखना है सिंपली कि बी बी
ए बी, ठीक है। ये जो लास्ट की जो टर्म है ये किस में नहीं आ रही है, तो देखो बी बी ए बी आ रही है इसमें, बी बी ए बी आ रही है इसमें, बी बी ए बी आ रही है इसमें, लेकिन इसमें हमारे पास क्या आ रहा है लास्ट में, ए बी। यानी कि रेगुलर एक्सप्रेशन का फंडा क्या कहता है कि भाई हमको खत्म उस पे करना है जो एंड ये है, एंड किससे होना चाहिए, बी बी ए बी, इस वेरिएबल से हमारे पास एंड होना चाहिए, ठीक है। सो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है जहां पर ये इससे एंड नहीं हो रहा है, दैट इज वाई कि इट इज रॉन्ग, है ना। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 122। इफ द सी एफ जी यानी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्राफ इन द सी एन एफ, द लेंथ ऑफ द डेरिवेशन ऑफ स्ट्रिंग डब्ल्यू इज लेंथ एन बिलोंगिंग टू एल जी, ठीक है। तो आपको बस डायरेक्टली सी एफ जी से डेफिनेशन पूछिए कि हमको कितना जो उसकी लेंथ होती है तो कितनी होनी चाहिए, बिलोंग्स टू 2n-1, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 123। द इंटरसेक्शन ऑफ टू रेगुलर लैंग्वेज इज ऑलवेज रेगुलर, ठीक है। आप जानते हैं कि जब हम क्लोज्ड देखते हैं तो रेगुलर लैंग्वेज इज क्लोज्ड अंडर ऑल ऑफ अबाउट, ठीक है। यानी इंटरसेक्शन हो गया, यूनियन हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया, कंकेटिनेशन हो गया। तो जब हम सबकी बात करते हैं तो रेगुलर लैंग्वेज या डीएफए या फिर हम बात करें तो ये सारी जो चीजें होती है ये सारी ऑलवेज रेगुलर होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये इज अ, तो पार्सर जनरेटर होता है, ये एक पार्सर जनरेट करता है, ठीक है। डायरेक्ट डेफिनेशन इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 125। द फेस ऑफ द कंपाइलेशन प्रोसेस इज ऑप्शनल फेस। ऑब्वियसली कोड ऑप्टिमाइजेशन फेज जो होता है वो ऑप्शनल होता है, बाकी लेक्सिकल फर्स्ट फेज होता है, सिंटेक्स सेकेंड, और कोड जनरेशन फोर्थ या फिफ्थ, ठीक है, जो भी। अब कोड ऑप्टिमाइजेशन फेज में क्या होता है कि जो अननेसेसरी लाइंस होती है उनको रिमूव किया जा सकता है ताकि कोड बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज हो सके। तो ये एक ऑप्शनल फेज होता है, इसका यूज करो ना करो, लेकिन हाँ अगर हम इसका यूज करते हैं तो ये हमारे लिए बेटर होता है ताकि परफॉर्मेंस अच्छा करता है ना, इफेक्टिव होता है, ठीक है। सो दैट इज वाई इट इज ऑप्शनल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 126। द रेगुलर एक्सप्रेशन हैविंग ऑल स्ट्रिंग्स इन विच नंबर ऑफ जीरोस इज फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ वंस, ठीक है। यानी जीरो को कौन फॉलो कर रहा है, 1, ठीक है। फिर 1 को कौन फॉलो कर रहा है, 2। तो इसको डेफिनेशन को आप रेगुलर एक्सप्रेशन में अगर कन्वर्ट करना चाहते हो तो सिंपली 0 को 1 और 1 को 2, 0 को 1 1 को 2, तीनों में सब में दे रखा है, लेकिन एनी नंबर ऑफ, ये ध्यान रखना कि एनी नंबर ऑफ 0, एनी नंबर ऑफ 1 और एनी नंबर ऑफ 2। तो यहाँ पर जब एनी नंबर मतलब इट इज ऑल्सो एक्सेप्ट नल वैल्यूज, तो नल वैल्यू भी हो सकती है तीनों के लिए। तो 0 भी नल वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, दैट इज वाई कि हम यहाँ पे स्टार यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो 0 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider an NDFA यानी नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा shows the figure below the automation accepts, ठीक है। सो क्या एक्सेप्ट करेगा, तो हमको ये डायग्राम दे रखा है, सिंपली आपको दिख रहा है कि इट इज एंड विथ ए, सिंपली एक चीज दिख रही है। तो एंड विथ ए इसमें भी दे रखा है, एंड विथ ए इसमें भी दे रखा है, ठीक है, इसमें भी दे रखा है, तो सब में दे रखा है। तो आप फिर आप कंफ्यूज हो गए, तो अब हमको क्या करना है, हमको ये देखना है कि क्या एक्सेप्ट करेगा। सो ऑल वर्ड्स दैट कंटेन द सब स्ट्रिंग ए बी, ये भी ट्रू है, बट एक चीज ध्यान रखना कि ऑल वर्ड्स दैट इज एंड विथ ए, ये तो ठीक है, लेकिन नॉट नल स्ट्रिंग, वो नल स्ट्रिंग कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि भाई ए बी है, और अगर यहाँ पे ए बी स्टार दे रखा होता तो वो नल वैल्यू एक्सेप्ट करता, ठीक है। सो दैट इज वाई कि सबसे जो हमारा कह सकते हैं इफेक्टिव आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 128। A context-free grammar is in Chomsky normal form in every rule is of the form. Chomsky normal form का जो कंडीशंस होती है, या मैं कह सकती हूँ कि इसके रेस्ट्रिक्शंस होते हैं कि ये यूं कहता है कि भाई हम राइट साइड में दो नॉन टर्मिनल्स यूज, मतलब जो टर्मिनल्स होते हैं ये नॉन टर्मिनल है, तो 2 से ज्यादा टर्मिनल्स यूज नहीं कर सकते, ठीक है, और एक टर्मिनल अलाउ होता है। तो ए इज टर्मिनल और ए बी सी इज वेरिएबल, है ना। तो जो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म की बात करते हैं तो ये बोलता है कि 2 से ज्यादा वेरिएबल नहीं हो सकते राइट साइड में, ठीक है, और लेफ्ट साइड में तो एक से ज्यादा भी अलाउ नहीं करता, ठीक है। सो इट इज डेफिनेशन ऑफ चॉम्स्की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 129। कंसिडर द फॉलोइंग सिंटेक्स डायरेक्ट ट्रांसलेशन स्कीम SDTS, या डायरेक्ट आपको SDTS देता तो आपको समझ नहीं आता, सो इसलिए उसने आपको फुल फॉर्म भी दिया है विथ नॉन टर्मिनल, आपको नॉन टर्मिनल्स दिए हैं, इसको हम वेरिएबल भी बोलते हैं SA, एंड टर्मिनल आपको गिवन है AB, ठीक है।
हमको बताना है यूजिंग अबाउ SDTS यानी सिंटेक्स डायरेक्ट ट्रांसलेशन स्कीम और द आउटपुट प्रिंटेड बाय बॉटम अप पार्सर, है ना। यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना, बॉटम अप पूछा है फॉर द इनपुट AAB, आपको AAB को बताना है लेकिन बॉटम अप में। तो हम सबसे पहले प्रिंट क्या करेंगे, बॉटम अप, यानी हम बॉटम से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रिंट क्या करेंगे, A, क्योंकि बॉटम में A आ रहा है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड हम प्रिंट क्या करेंगे, प्रिंट 3, मतलब ये वाली कंडीशन, तो इसीलिए हम प्रिंट 3 लिख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आप इससे इस पे जाओगे, इसके बाद आप सबसे टॉप पे जा रहे हो, तो बॉटम से हम अप पे जा रहे हैं, तो इसीलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, AAB, ठीक है। सो 2 3 1, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाली कंडीशन आएगी, फिर आएगी ये, यहाँ पर ये, फिर आएगी ये वाली, और इसके बाद आएगी सबसे लास्ट में ये वाली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 130, अ सिस्टम प्रोग्राम दैट सेटअप एन एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम इन मेन मेमोरी रेडी एग्जीक्यूशन, है ना। हम डायरेक्ट हमने पढ़ा है जो जब मैंने आपको पढ़ाया था तो वहां पर मैंने आपको लोडर की डेफिनेशन बताई थी। लोडर का काम होता है कि वो क्या करता है, एग्जीक्यूटेबल कोड को मेन मेमोरी में लोड करता है जब हमको एग्जीक्यूशन के लिए रेडी रहना पड़ता है, ठीक है। तो लिंकर जो है लिंक करने की कोशिश करता है, लेकिन लोडर क्या करता है, लोड करता है मेमोरी को मेन मेमोरी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर देयर इन द डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम, कितने कंपोनेंट होते हैं, 5 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से ना, मैसेज सेंडर, रिसीवर, ट्रांसमिशन मीडियम और प्रोटोकॉल, ये 5 जो होते हैं हमारे पास कंपोनेंट होते हैं, तो इनको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 132, इफ टू सिस्टम्स आर कनेक्टेड टू द सेम लिंक, है ना। अगर हम दो सिस्टम को कनेक्ट कर दे सेम लिंक से, देयर आर यूजुअली नो नीड फॉर अन नेटवर्क लेयर, ठीक है। क्योंकि आप उसको सेम लिंक से कनेक्ट कर रहे हो तो फिर नेटवर्क की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि हम कनेक्ट करने के लिए नेटवर्क का यूज करते हैं, जब हम उसको सेम लिंक से कनेक्ट कर रहे हैं तो फिर नेटवर्क लेयर की जरूरत क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 133, अन आईपी एड्रेस कंसिस्टिंग ऑफ, कितने ऑक्टेट कंसिस्ट करता है, 16 ऑक्टेट, ठीक है। सो डायरेक्ट क्वेश्चन है IPv6 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 134, इफ अ होस्ट ऑन ए 2 नेटवर्क्स इट मस्ट हैव एन IP एड्रेस, अगर एक होस्ट के पास 2 नेटवर्क है तो उसके पास 2 IP एड्रेस भी होंगे, ठीक है। क्योंकि हर एक होस्ट का अपना एक IP एड्रेस होगा फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 135 क्वेश्चन, फॉर गिवन 2 कोड वर्ड, आपको एक इनपुट ये दे रखा है A और एक इनपुट B दे रखा है, व्हाट इज द हेमिंग डिस्टेंस, ठीक है। हेमिंग डिस्टेंस क्या होता है, तो जब भी आपके पास 2 डिफरेंट डेटा आता है, लाइक 1 0 हो गया या 0 1 हो गया, तो जब आपके पास डिफरेंट डेटा आएगा तो वो आपकी हेमिंग डिस्टेंस कहलाएगी, ठीक है। सो देखो, अगर हम 1 1 की बात करें तो ये 0 दे रहा है, जहां पर डिफरेंट डेटा आएगा तो दैट इज कॉल्ड हेमिंग डिस्टेंस, तो ये हेमिंग डिस्टेंस है, ये हेमिंग डिस्टेंस है ना। तो आप इसको 1 की जगह H भी लिख सकते हो, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 4 हेमिंग डिस्टेंस आएगी, ठीक है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेल नॉन पोर्ट SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो पोर्ट नंबर कौन सा यूज करता है, 25। डायरेक्ट क्वेश्चन बना है, हमने पढ़ा है जब हमने सारे पोर्ट नंबर्स याद किए थे, ठीक है। सो SMTP 25 यूज करता है, HTTP जो है वो 80 यूज करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 137, डिफॉल्ट मास्क ऑफ क्लास C IP एड्रेसिंग, है ना। तो हम जानते हैं कि अब जब आप ये किसका है, क्लास A का, ये किसका है, क्लास B का, ठीक है, और ये किसका है, क्लास C का, ठीक है, जहां पर आप 255.255.255 यूज करते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 138, अ नेटवर्क विद बैंडविड्थ आपको गिवन है 15 Mbps कैन पास ओनली एवरेज ऑफ 18,000 frames per minute with each frame carrying average 5000 bits. What is the throughput of a network? तो आपको थ्रोपुट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो थ्रोपुट की डेफिनेशन क्या होती है, हाउ कैन यू फाइंड इट, फ्रेम्स इनटू बिट्स, ठीक है। अगर हम फ्रेम्स मतलब फ्रेम्स पर सेकेंड और बिट पर सेकेंड का मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, और उसको डिवाइड करते हैं 10⁶ से, तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा, थ्रोपुट का फॉर्मूला है ये, थ्रोपुट निकल जाएगा। तो देखो, सबसे पहले हम फ्रेम से निकालते हैं, फ्रेम पर सेकेंड, है ना। तो फ्रेम हमको गिवन है पर मिनट, तो आपको सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे, 60 से डिवाइड कर दोगे, तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 300 फ्रेम पर सेकेंड। आपने ये निकाल लिया ऑलरेडी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, बिट निकालते हैं, बिट पर सेकेंड। ऑब्वियसली बिट आपको मिनट में ही दे रखी है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर देखो, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर
आपको बिट दे रखी है 5000, ठीक है। हम यहाँ पर वैल्यू पुटअप करेंगे 300 फ्रेम इंटू बिट कितनी दे रखी है 500, ठीक है। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा 15 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे बिट पर सेकेंड, अब आप इसको जब सॉल्व करोगे या एमबीपीएस में कन्वर्ट करोगे तो 1.5, और अगर आप नहीं भी कन्वर्ट करोगे तो थोड़ा कॉमन सेंस या अपना लॉजिक यूज करके कि भाई 15 आ रहा है तो 25 तो डेफिनेटली नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा। अब 1 आ रहा है, 1.5 आ रहा है, तो डायरेक्टली हमको दिख रहा है कि 1.5 तो एक ही में आ रहा है ना। तो यहाँ से भी आप करेक्ट आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 139. What will be the transmission time for the 4.5 kilobyte message if the bandwidth of the network is 2 Gbps, ठीक है। ये ना आपको बैंडविथ गिवन है ना। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले आपको ट्रांसमिशन टाइम का फॉर्मूला पता होना चाहिए, यानी डेटा साइज आपको गिवन है और बैंडविथ, ठीक है। तो हमारे पास जो 4.5 KB है तो हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे सबसे पहले बिट्स में, क्योंकि हमारा सारा फंडा बिट्स में यूज होगा, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 36,000 बिट्स, ठीक है। अब 2 GB मतलब 2 GB को भी हम कन्वर्ट कर लेंगे, तो 2 GB को हम लिख सकते हैं 2 × 10⁹ बिट पर सेकेंड, ठीक है। अब हम वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूले में, डेटा साइज आपके पास गिवन है 36,000 पुट कर दिया, 2 इंटू बैंडविथ कितनी है ये एज इट इज रख दिया। आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा 0.018 ms, ठीक है। सो डायरेक्ट आंसर आएगा। हो सकता है ऐसे क्वेश्चंस थोड़े कॉम्प्लिकेट होंगे, बट आप थोड़ा सा गेस वर्क कर सकते हो सिंपली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप बस इसको डायरेक्टली भी काट सकते हो, तो 18 समथिंग कुछ आएगा और 18 सिर्फ एक ही में ऑप्शन रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 140. फॉर द फ्रेम आपको गिवन है दिस, ठीक है। द जनरेटर आपको गिवन है ये x की पावर 4 प्लस x प्लस 1, ठीक है, इज यूज्ड फॉर दैट व्हाट विल बी चेकसम फॉर दिस फ्रेम। आपको डेटा गिवन है ना। और अगर हम इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, पर इसके लिए आपको CRC यूज करना पड़ेगा, यानी साइक्लिक रिडंडेंसी, ठीक है। तो अगर आपको फ्रेम दे रखी, आपको आप ये इसकी जो डिवाइजर है वो कैसे निकालोगे, तो देखो x की पावर 4 है यानी कि 1, x की पावर 3 दे नहीं रखा है तो 0, x की पावर 2 नहीं दे रखा है तो 0 ऑब्वियसली, x की पावर 1 दे रखा है तो यहाँ पर 1, और x की पावर 0 के लिए भी 1, तो ये हमारा डिवाइजर हो जाएगा, है ना, जो यहाँ पे लिखा है मैंने, या जनरेटर भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो जब आप इसको 1 by 1 पुट करते जाओगे, लाइक हम डिवीजन करते हैं, फिर उसमें हम एक्सोर ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिखूंगी पूरा 1 0 0 1 1, ठीक है, और ये जो वैल्यू है ये पूरी ये यहाँ पर एज इट इज लिखा जाएगी, ठीक है। उसके बाद मैं एक 1 by 1 यहाँ पर पुट करती जाऊंगी 1 0 0 1 1, ठीक है। और फिर इनमें एक्सोर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, इसकी स्टार्टिंग के जो 4-5 बिट हैं वो उठाकर एक्सोर ऑपरेशन परफॉर्म करूंगी, और ऐसे ऐसे करते करते जब तक हम करेंगे, जब तक कि हमारे पास लास्ट की बिट्स ना आ जाए, तो जब रिमाइंडर क्या बचेगा हमारे पास दिस, ठीक है, 1 1 0, ठीक है। सो यही हमारे लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 141. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड फॉर एजेंट कम्युनिकेशन लैंग्वेज, है ना। तो KQML, ठीक है, KQML का यूज करते हैं हम फॉर एजेंट कम्युनिकेशन लैंग्वेज के लिए, ठीक है। आप जानते हो SQL नहीं होता है, SQL जो है वो क्वेरी लैंग्वेज होती है। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल फॉर हम रिक्वेस्ट के लिए यूज करते हैं, कम्यूट नहीं, इट इज नॉट रिगार्डिंग इट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 142. व्हाट इज द फजीफिकेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फजी सिस्टम। फजी सिस्टम क्या करता है, तो कन्वर्टिंग द क्रिस्प इनटू द फजी वैल्यू। क्रिस्प सेट होता है 1 या 0 के फॉर्म में, उसको फजी वैल्यूज में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 143. विच genetic operator is primarily responsible for the maintaining of genetic diversity in the population। तो म्यूटेशन, आप जानते हैं हम म्यूटेशन का यूज करते हैं जब हम जेनेटिक डाइवर्सिटी को यूज करते हैं, ठीक है, मतलब उसको मेंटेन करने के लिए उसकी पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 144. विच ऑफ द एल्गोरिथम इज कॉमनली यूज्ड
इन अ रेफरेंसिंग लर्निंग फॉर पॉलिसी ऑप्टिमाइजेशन। तो क्यों लर्निंग पॉलिसी हम इसमें यूज करेंगे, क्योंकि जब आप रिइंफोर्समेंट यानी कि जब हम रिवॉर्डिंग सिस्टम की बात करते तो वहां पर आपको ये पता होना चाहिए आप कौन कौन सी मेथड को यूज कर सकते हो। रिइंफोर्समेंट लर्निंग क्या बोलती है कि हम रिवॉर्ड करते हैं, है ना। जब आप अगर कुछ सही करोगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, आपने कुछ गलत किया तो आप पनिशमेंट मिलेगी। तो वहां पर आप क्यों लर्निंग करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रेशनल एजेंट व्हाट इज द परफॉर्मेंस मेजर। परफॉर्मेंस मेजर को कैसे फाइंड आउट करोगे, तो अ क्राइटेरिया दैट डिटरमाइन हाउ सक्सेसफुल एजेंट्स बिहेवियर इज, ठीक है। सो परफॉर्मेंस को कैसे मेजर करोगे कि आप किस तरीके से, क्योंकि हम रैशनल एजेंट की बात कर रहे हैं तो उस एजेंट्स के बिहेवियर के क्राइटेरिया कितना सक्सेसफुल रहा, ये सारी चीजें डिटरमाइन करना हम परफॉर्मेंस को मेजर करना कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 146। व्हाट इज द मेन एडवांटेजेस ऑफ हिरारिकल प्लानिंग। हिरारिकल प्लानिंग का मेन एडवांटेजेस क्या है, तो इट ब्रेक डाउन द प्रॉब्लम इनटू सिंपलर सब प्रॉब्लम्स, ठीक है। हिरारिकल मतलब क्या कि भाई हिरारिकल मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में उसको तोड़ देती है, फिर और उसके सब पार्ट्स होते हैं, तो ये और भी सिंपल कर देती है कि भाई हम अगर किसी बड़ी प्रॉब्लम को छोटे टुकड़ों में तोड़ दे तो वो इजी हो जाता है सॉल्व करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 147। इन PEAS डिस्क्रिप्शंस डस PEAS फुल फॉर्म है ना, मतलब उसकी स्टैंड फॉर, तो परफॉर्मेंस इन्वायरमेंट एक्यूटेटर्स और सेंसर, इट इज अ पार्ट ऑफ AI, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि परफॉर्मेंस इन्वायरमेंटल एक्यूटेटर्स और सेंसर इन सबको यूज करते हैं हम AI में, ठीक है। के कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 148। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गेम प्लेइंग व्हेन व्हाट डज द मीन ऑफ एल्गोरिथम टू हैव द कट ऑफ प्रोसीजर। इट स्टॉप व्हेन द सर्टेन डेप्थ इज रीच्ड। हम एक सर्टेन डेप्थ तक पहुंच जाएंगे तो ये स्टॉप हो जाएगा। कट ऑफ मतलब क्या होता है, यही तो होता है क्राइटेरिया, उसका एक फिक्स्ड लिमिटेशन। क्वेश्चन नंबर 149 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट टू डिस्क्राइब द रोल ऑफ स्क्रिप्ट्स। स्क्रिप्ट्स को डिफाइन करने के लिए आप क्या यूज करोगे, तो टू रिप्रेजेंट द डायनेमिक, अगर हम उसको हमको डायनेमिक रिप्रेजेंट करना है तो स्टेरियोटाइप या सीक्वेंस ऑफ इवेंट हमको यूज करना है तो हम स्क्रिप्ट को यूज करेंगे। बेसिकली इट इज अ डेफिनेशन ऑफ इट, ठीक है, कि आप स्क्रिप्ट कैसी होती है, तो लाइक डायनेमिक, स्टेरियोटाइप्स और सीक्वेंस ऑफ इट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 150। Which one of the following is commonly component of generic structures of the multi-agent system? सो हमको बताना है कि कौन सा जो होता है वो मल्टी एजेंट सिस्टम के लिए कंपोनेंट का काम करता है। तो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इट इज रिलेटेड, क्योंकि डेटा रिपोजिटरी तो बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि वो डेटा को मतलब डेटा रखता है, ठीक है, या उसको इस तरीके से प्रोटेक्ट भी करता है। एजेंट इंटरफेरेंस इज नॉट रिगार्डिंग इट, ठीक है, और सेंट्रल कंट्रोल यूनिट नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि जेनरिक मल्टी एजेंट सिस्टम जब हम कम्युनिकेट करते तो ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को हैंडल करता है, ठीक है। सो दैट इज वाई की करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस, थैंक यू।